मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है सरफेस केमिस्ट्री में माध्यमिक अधिशोषण सिद्धांत। यानी यहाँ पर भी उत्प्रेरक के बारे में ये बताया जाना है कि ये कैसे काम करता है। उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, ये हम सब लोग जानते हैं। और हम ये भी जानते थे कि अधिशोषण सिद्धांत जो है वो उत्प्रेरक के लिए ही बना हुआ था कि अधिशोषण सिद्धांत यानी जो पदार्थ है, अभिकारक कण है, वो उत्प्रेरक पर अधिशोषित होकर के किस प्रकार अभिक्रिया की गति को तेज करते हैं। तो आज हम इसे माध्यमिक अधिशोषण सिद्धांत के आधार पर समझते हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनना है और देखिए ज़रा। हम एक सिंपल सी बात बता रहे हैं कि एक अभिक्रिया किसी X उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है और उत्पाद बन रहा है, ठीक है। ये बन गया उत्पाद। हमको ये बताना है कि ये उत्पाद की दर तीव्र कैसे हो जाएगी, ये अभिक्रिया इस X की उपस्थिति में फास्ट क्यों हो जाएगी। बहुत सिंपल से तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसे बड़े ध्यान से सुनिए। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है कि ये किस प्रकार से हो रहा है। ये मान लीजिए हमारे पास दो प्रोसेस की बात हम कर रहे हैं कि जब हमारे पास उत्प्रेरक नहीं था तो हमारे पास एक अभिकारक मिल के बनाते थे एक माध्यमिक यौगिक। क्या बनाते थे? माध्यमिक यौगिक, ठीक है। लेकिन अगर वही अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक के साथ हो रही है, उसके साथ अधिशोषित होकर अभिक्रिया हो रही है, तो इसे कहेंगे माध्यमिक अधिशोषित यौगिक। ये पहले माध्यमिक यौगिक बना, तो ये इसका नया नाम बन गया माध्यमिक अधिशोषित यौगिक। मतलब ये अधिशोषण होने के बाद का जो यौगिक बना है वो है, और ये माध्यमिक यौगिक है, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक जानिए कि कोई अभिकारक क्रिया करे और क्रिया करके जो यौगिक बना है वो माध्यमिक यौगिक है बिना किसी उत्प्रेरक के। लेकिन जब उत्प्रेरक X की उपस्थिति में ये क्रिया हो रही है तब हमने देखा कि अधिशोषित यौगिक बना, माध्यमिक अधिशोषित यौगिक, यहाँ केवल माध्यमिक यौगिक। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी बात करेंगे कि अगर जो अभिक्रिया में माध्यमिक यौगिक बनता है और जो माध्यमिक अधिशोषित यौगिक बनता है, दोनों की देहली ऊर्जा में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? पहले आप लोग एक बार जल्दी से ध्यान सुनिए। देहली ऊर्जा के लिए मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में कि निम्नतम संभावित ऊर्जा जितने में अभिकारक अणु क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया कर सकते हैं, वो उसकी कहलाती कौन सी? देहली ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहलाती है वो? देहली ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा है निम्नतम संभावित ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी ये हम जिसे कहते हैं निम्नतम संभावित ऊर्जा, अभिकारक अणुओं की ऐसी ऊर्जा जिस ऊर्जा पर वो अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है इसका बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी ही ऐसी एनर्जी है जितने पर अभिकारक अणु क्रिया कर लेते हैं। और इसी के डिफरेंस को हमको बताना है कि सिद्धांत में, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत में अधिशोषण, चूँकि हम सब जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो अधिशोषण होता है, कौन सा अधिशोषण? अधिशोषण वो होता है ऊष्माक्षेपी। अधिशोषण कैसा होता है? ऊष्माक्षेपी। अतः इसका ये मतलब हो रहा है कि इसमें ऊष्मा निकलती है, यानी जब अभिकारक अणु किसी उत्प्रेरक के साथ अधिशोषित होते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। अब कह रहे हैं कि प्राप्त माध्यमिक अधिशोषित यौगिक की देहली एनर्जी, इसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी देहली ऊर्जा तल सामान्य माध्यमिक यौगिक के देहली ऊर्जा तल से कम होता है। इसका जो ये कम है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इसकी क्या है? इसके तुलना में क्या है? अधिक है। किसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा है? माध्यमिक यौगिक की। और किसकी कम है? माध्यमिक अधिशोषित यौगिक की। तो यहाँ पर हमने बताया अभिकारकों की तुलना में उच्च आंतरिक ऊर्जा के कारण अब इसकी और इनकी देखें, इसको बोलते हैं उच्च, उत्प्रेरक है, उच्च आंतरिक ऊर्जा। अगर इसकी, इन दोनों की बात करें हम, तो इसकी क्या मानी जाएगी? निम्न आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी जो है वो लो होती है और किसी उत्प्रेरक की जो इंटरनल एनर्जी है वो सदैव
उत्प्रेरक के वो एनर्जी जो है वो सदैव अभिकारक अणुओं की इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि कैटलिस्ट की इंटरनल एनर्जी हमेशा अभिकारकों से अधिक होती है। ऐसा होने से जो माध्यमिक यौगिक बनता है, जो सतह पर उत्प्रेरक की सतह पर जो अधिशोषित माध्यमिक यौगिक बनता है वो अस्थायी होता है। ठीक है, ये वाला जो होता है वो क्या होता है, अस्थायी। इसके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा अस्थायी हो जाता है। अगर ये अस्थायी है तो उत्प्रेरक की सतह पर अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होगी, वो हम आपको अभिक्रिया एक यहाँ पर बता दे रहे हैं। क्या होगा कि अभिकारक A प्लस अभिकारक B दोनों रिएक्ट करेंगे, उत्प्रेरक X के साथ अधिशोषित होंगे। अधिशोषित होकर एक माध्यमिक A B X माध्यमिक अधिशोषित यौगिक बना देंगे। माध्यमिक अधिशोषित यौगिक बना लिया इन्होंने। फिर वो चूँकि ये कैसा होता है, अस्थायी होता है, कुछ ही क्षण बाद ये टूट करके स्थायी उत्पाद और X को दे देता है। मिलता है हमें स्थायी उत्पाद और प्लस जो अभी उत्प्रेरक था वो सेपरेट हो जाता है। तो कोई अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से हुआ करती है, यानी कि जो माध्यमिक अधिशोषण सिद्धांत है वो अभिक्रिया को बता रहा है कि कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है। लेकिन अब ये नहीं समझ में आया यहाँ पर कि उत्प्रेरक ने यहाँ भूमिका क्या निभाई, वो मैं अब स्पष्ट कर देता हूँ आप लोग के सामने। ठीक है, पहले इतनी बात को आप समझ लीजिए कि माध्यमिक यौगिक जो बना उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, माध्यमिक अधिशोषित बना उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसी होती है, यानी किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में थ्रेशोल्ड एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब जो मेन बात ये है कि माध्यमिक यौगिक बनने के लिए देहली ऊर्जा का मान कम होता है, किसकी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, माध्यमिक उत्प्रेरक की उपस्थिति अगर हुई थी, उत्प्रेरक की क्या उपस्थिति में थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, कम होती है। किसके साथ, अभिकारकों के साथ। जब वो जुड़ा था यानी A प्लस B और प्लस X के साथ अधिशोषित हुआ था, तब जो हमारा यौगिक बना था माध्यमिक अधिशोषित यौगिक, इसकी जो थी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होती है। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी कम है तो इसके फलस्वरूप उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी की उपस्थिति, अगर ये उत्प्रेरक की उपस्थिति है तो एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा भी क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाती है, कम। ठीक है, एक ये बात ध्यान रखना है, सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है। इस प्रकार अभिकारक के वे अणु जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अब ये एक यहीं पर एक खास बात है, आप समझ जाओगे पूरी रिएक्शन किस तरह से जा रही है, बहुत आसानी से यहाँ समझ में आने वाला है। क्या है यहाँ पर कि किसी क्या बोले कि मान लीजिए किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, कम है, यानी माध्यमिक यौगिक की थ्रेशोल्ड एनर्जी कम, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या मानी जाएगी, कम ही मानी जाएगी। अगर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो देखिए आप जानते हो कि अभिकारकों के वे अणु, हम एक बात कर दें, अभिकारकों के वे अणु कौन से, जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में देहली ऊर्जा तल को पार न कर पाने के कारण, वे अणु जो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में क्या नहीं कर पा रहे थे, देहली ऊर्जा को पार नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, नहीं कर पा रहे के कारण या ना नहीं कर पाने के कारण निष्क्रिय थे। ध्यान देना, यहां पर एक विशेष बात आ रही है, देहली ऊर्जा को पार ना कर पाने के कारण कैसे थे, निष्क्रिय थे। उत्प्रेरक की उपस्थिति में वही क्या होने लगते हैं, सक्रिय होने जाते हैं। उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है, निम्नतम संभावित ऊर्जा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कैसे हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। ध्यान देना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कैसे हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं वे अणु जो अभिक्रिया करने वाले हैं।
जैसे ही ये सक्रिय हो जाते हैं तो अणुओं की क्रिया या अणुओं की संख्या, क्या क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो सक्रिय हो गए तो हम कह सकते हैं क्रिया करने वाले अणुओं की क्या बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है। अब संख्या बढ़ गई तो सीधी सी बात है, अब क्रिया का वेग बढ़ जाएगा, ज़्यादा टकराएंगे। अभिक्रिया का क्या बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है। और अभिक्रिया का वेग बढ़ गया तो जल्दी से क्या मिल जाता है, उत्पाद मिलता है, टाइम कम लगता है। उत्पाद मिल गया तो टाइम क्या लगा, कम ही तो लगा। ये बात अभी फिर से आप एक बार सुन लीजिए। अभिकारकों के वे अणु जो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में देहली ऊर्जा को पार नहीं कर पाने के कारण निष्क्रिय थे, उत्प्रेरक की उपस्थिति में वो सक्रिय हो जाते हैं और क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे क्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब यही तो कारण है, कहते हैं कि अभिकारक अणु उत्प्रेरक के साथ क्या हुए, जिनकी सक्रिय ऊर्जा अलग थी और एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी सब अलग अलग थी, वो जैसे ही किसकी उत्प्रेरक के संपर्क में आते हैं कैसे हो जाते हैं, अणु सक्रिय हो जाते हैं। उन अणुओं के सक्रिय हो जाने से निम्नतम संभावित ऊर्जा आ जाती है जितनी वे वो क्रिया करते हैं, तो अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। कौन से अणुओं की संख्या बढ़ेगी, जो क्रिया करने वाले होंगे। यानी ये हम कह सकते हैं कि इसकी उपस्थिति बता रही है, किसकी उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति बता रही है कि यहाँ पर अधिशोषण अधिक हो रहा है। यानी और जब अधिशोषण अधिक होगा, सक्रिय अणु ज़्यादा होंगे तो अधिशोषण अधिक होगा, अधिशोषण अधिक होगा तो वहाँ पर अणुओं की संख्या भी अधिक मानी जाएगी क्रिया करने वाले। तो इसका मतलब है कि वहाँ क्या जल्दी बनेगा, उत्पाद जल्दी बनेगा, या हम कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अधिशोषण के साथ साथ अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं माध्यमिक अधिशोषण सिद्धांत बताता है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के वेग में बढ़ोतरी होती है, यानी उत्पाद जल्दी बनता है। ये सिंपल सी बात है। इतनी बात के बाद आगे चलते हैं। तो अगला है एसिड बेस कैटालिसिस, ठीक है, यानी अम्ल क्षार उत्प्रेरण। ये भी वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें कि उत्प्रेरण का कार्य एसिड और बेस द्वारा किया जा रहा है, किसी एसिड और बेस की। तो ये जनरली हम समांगी उत्प्रेरण पर उपयोग करते हैं, अप्लाई करते हैं, यानी समांगी उत्प्रेरण के लिए हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जो किसी एसिड या बेस द्वारा क्या हो रही हैं, उत्प्रेरित होती हैं, क्या कहलाती हैं, अम्ल क्षार उत्प्रेरण। क्या कहलाता है ये, अम्ल क्षार उत्प्रेरण। कोई जो एसिड होता है वो आयनन करके वो देता है H+, यानी दिस इज नोन एज प्रोटॉन। आप जानते हो H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो ये जो प्रोटॉन है वो किसी बेस के पास पहुंचता है और उस बेस को जो है सेपरेट कर देता है और उसे किस में कन्वर्ट करता है, उत्पाद में। तो ये यहाँ इसकी प्रोसीजर है कुछ जो कि हम आपको बताते हैं। जब ये प्रोटॉन किसी अभिकारक के पास जब पहुँच जाता है तो एक बनता है माध्यमिक यौगिक। फॉलो उसी को करते हैं जो सिद्धांत मैंने बताया है, और वो माध्यमिक यौगिक फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, उत्पाद में। तो इस तरह से एसिड बेस कैटालिसिस हो रहा होता है। जैसे हम एक एग्जांपल करें, एस्टर का जल अपघटन, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। कोई एस्टर ले लें हम उसे और उसे तोड़ के देखते हैं, एसिड का क्या है ये, जल अपघटन, ठीक है। तो एसिड के जल अपघटन में बहुत एस्टर, तो COOR- कोई एस्टर है और H2O आता है। कहते हैं कि इसी का H+ रिमूव होता है, यानी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस में। तो एक इसको मिलता है H, इसको मिल जाता है क्या, OH। तो आप ध्यान से सुनो, R- ने क्या ले लिया, OH, और यहाँ ने इसने ले लिया इसका H, ये H और ये OH, प्रोटॉन दे दिया लेकिन दूसरे ग्रुप ने ले लिया OH। तो COOH
और फिर ROH। कहते हैं कि ये जो एसिड बन जाती है वही एसिड देती है, क्या देती है वो, वही देती है प्रोटॉन, और फिर यह क्रिया उत्प्रेरित हो जाती है। तो इसे हम प्रेरित उत्प्रेरण के में भी हमने रखा था, और आज ये किस में अपने आप को रखती है, एक नया टॉपिक बन करके कि व्हाट इज़ एसिड बेस कैटेलिसिस। तो रिएक्शंस विच इज़ कैटेलाइज्ड बाय एनी एसिड और आयनाइज्ड एसिड बाय H+ आयन। सो किसी एसिड की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में कोई कैटेलिसिस हो रही है तो उसे हम कहेंगे क्या, अम्ल क्षार उत्प्रेरण। इसकी जरा आप मैकेनिज़्म देखें कैसे हो रहा है ये, तो आपको कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एस्टर है ये, तो आपका एसिड और एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो एसिड बेस कैटेलिसिस में इसको हम एक मैकेनिज़्म के थ्रू इसी की रिएक्शंस को समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए कि आप कैटेलिस्ट एसिड बेस कैटेलिसिस को समझ पाएंगे कायदे से। तो नंबर 1 पहला काम हमारा यही होता है कि वो प्रोटॉन कैसे, आखिर एस्टर कैसे बन रहा है, प्रोसेस क्या हो रही है। तो हमने कहा H+ की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, H+ की उपस्थिति में क्या हो रहा है, एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन, पानी से टूटना। प्रेजेंस ले लें जरूर, तो हमने यहाँ ले लिया R को हम कोई एस्टर ले लेते हैं, CH3COOCH3 मैथिल एथेनोएट, एक कैटल हमने रिएक्टिव बोले लिया। एस्टर इज़ एन एस्टर, इस पे H+ प्रोटॉन को ले आके जोड़ दिया। प्रोटॉन ने क्या किया, एक माध्यमिक यौगिक बनाया, मध्यस्थ यौगिक। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज के साथ CH3OCH3 और यहाँ पर OH, एक मध्यस्थ यौगिक बना। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं मध्यस्थ यौगिक। कौन सा यौगिक बन गया ये, इज़ अ इंटरमीडिएट कंपाउंड, एक माध्यमिक यौगिक बन गया। ठीक है, ये जो माध्यमिक यौगिक बना, अब ये आगे चल के किस तरह से प्रोडक्ट में बदलेगा, जरा वो ध्यान दीजिएगा। यही माध्यमिक यौगिक हमने कहा कि अब आगे जा कर के क्या करें, एक H2O ऐड कराते हैं प्लस H2O, और एक फिर से रिलीज़ हो जाता है, माइनस कर देते हैं H+। ठीक है, क्या अलग कर देंगे, H+ अलग कर देंगे, तो हमारे पास दोनों कार्बन पर यहाँ पर OH लग जाएगा। इसका OH, H तो अलग हो जाना है, इसका रिलीज़ हो जाएगा CH3COH, नीचे भी एक OH आ गया, H तो हटा दिया प्लस, और यहाँ पर COCH3। तो हमने यहाँ देखा कि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये भी एक अस्थायी यौगिक बना है, जो कि अब बहुत जल्दी ही क्या करने वाला है, एक CH3 के साथ अपने एक प्रोटॉन को लेकर के, इसके H को लेकर के चला जाना है। ठीक है, तो देखो कैसे बना, ये CH3C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ OH लगा ही है, जो कि ये लगा था, तो ये हमें जनरली इसके साथ H आ गया, CH3 के साथ OH है, यानी एक प्रोडक्ट हमारा एल्कोहल बना, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास एसिड बना है कि नहीं है, एसिड है, ये एल्कोहल है, एसिड मेथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड, यानी एथेनोएट से एथेनोइक एसिड बन जाना है, यानी दिस पोर्शन इज कन्वर्ट इनटू दिस, पोर्शन इज कन्वर्ट इनटू दिस, एंड दिस इज द कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल। अब आप कभी ये नहीं पूछोगे सर हम H इसको दे रहे हैं कि OH इसको दे रहे हैं, OH इसको दे रहे हैं कि H इसको दे रहे हैं। ये क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि इसको हमको H देना है और इसको हमको क्या देना है, OH देना है, अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की मैकेनिज्म के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसको क्या मिलता है, नहीं तो सिंपल से बता दो, किसी को कुछ भी दे दो, प्रोडक्ट तो वही बनना है। ठीक है, तो ऐसे नहीं है, आप मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये ऐसे इसका हाल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एसिड बेस कैटेलिसिस। तो इस तरह से अब एसिड बेस कैटेलिसिस के बाद हमारे पास नया टॉपिक आने वाला है, जिसका नाम है एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम कैटेलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो,
एंजाइम कैटालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चंस भी इससे हमेशा बनते हैं।